सर्द जंग कभी ख़त्म नहीं हुई। दुनिया की जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, आपस में हमेशा टकराती रही हैं और अपने-अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देने के लिए गोया कि कंपटीशन का अंदाज़ है, जो कि दुनिया में हमेशा से रहा है, इस वक्त भी है और रहेगा भी। इसके मुख्तलिफ़ अदवार हैं, कभी ये तेज़ होती है, कभी कम होती है, कभी थोड़ी-सी गर्म जंग में तब्दील हो जाती है और फिर सर्द जंग पर आ जाती है। बहरहाल जंग का एक अंदाज़ है जो तारीख़ में जारी है। जब जंग-ए-अज़ीम दोम स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं कि 1939 उस वक्त जो दो क़ुव्वतें हमारे सामने आती हैं वो हैं सोवियत यूनियन एक तरफ और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट एक रजीम थी और अमेरिका कैपिटलिज़्म फ्री मार्केट इकोनॉमी का फॉलोअर होने की हैसियत से तो दो निज़ाम है सियासत या मईशत का टकराव था। लेकिन असल वजह निज़ाम है सियासत नहीं था। असल वजह था कि अपने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे लेकर जाना, कि वो ममालिक सिर्फ़ उसी बड़ी ताकत से तजारत करेंगे, उसी को अपनी रॉ मटेरियल है सप्लाई करेंगे और उसी बड़ी ताकत की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ख़रीदेंगे। चूँकि दुनिया की यही बड़ी ताकतें इंडस्ट्रियल पावर थी और जो छोटे ममालिक थे, ये चूँकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आगे नहीं थे, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग थे, दुनिया को कॉलोनाइज़ करते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल पर अपने ही टोटल मोनोपोली या इजारादारी कायम करने के लिए ये उनकी कोशिशें होती थी। सोवियत यूनियन के दौर में 1939 में, यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं कि स्टालिन का दौर था, तो उसने फ़िनलैंड पर हमला कर दिया। तो ये चूँकि जंग-ए-अज़ीम का आगाज़ हो चुका था, तो उस वक्त ये चीज़ें जायज़ हो चुकी थीं कि जो मुल्क चाहे जिस मुल्क में दाखिल हो जाए। ये जंग ख़त्म होती है 45 में, तो उसके बाद पहली बड़ी जंग, जिसको मैं सर्द जंग कह सकता हूँ, वो हॉट बन गई। लेकिन सर्द जंग का अगर आप तारफ़ या इसकी डेफिनेशन में जाएँ तो मुराद ये होता है कि बड़ी ताकतें बराह रास्त एक दूसरे से के सामने नहीं खड़ी होती, लेकिन प्रॉक्सी वार कर रही होती हैं दूसरे ममालिक में, या उन्हें असला सप्लाई करती हैं, या ये है कि उसमें अपनी अफवाज भी भेज देती हैं, लेकिन इस अंदाज से भेजती हैं कि दूसरी जो ताकत है उसकी अफवाज ना हो, क्योंकि वो फिर बड़ी जंग में तब्दील हो जाती है, जिसका नतीजा मुकम्मल तबाही होता है। जब कोरिया की जंग स्टार्ट होती है, इसमें आप देखें कि नॉर्थ कोरिया, जो कि रशिया और चाइना से प्रोटेक्टेड था और उससे इन्फ्लुएंस था या उसके ज़ेर तसल्लुत था, तो वो साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में था। तो ये भी एक यूँ कह लें कि सर्द जंग का आगाज़ था। ये बड़ी ताकतें जो कि मिलकर इन्होंने जर्मनी को और इटली को शिकस्त दी, लेकिन उस शिकस्त के बाद ही फ़ौरन ये एक दूसरे के सामने हो गई। यूरोप को भी तकसीम कर लिया, नेटो के अलायंस में शामिल कर लिया, जो वेस्टर्न पावर्स थी जिनको हम कहते हैं कि अमेरिका और उसके अलाइज़, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उसने वार्सा पैक्ट बना लिया और जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे अपने इन्फ्लुएंस में वो ले आया। तो नॉर्थ कोरिया में फिर बिल-आखिर ये काफ़ी जंग हुई, तरफ़ैन के नुकसान हुए, तो फिर 38 पैरेलल जो लैटीट्यूड है वहाँ फ़ैसला हो गया। उसके शुमाल में नॉर्थ कोरिया वेंट इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड चाइना, और साउथ कोरिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया। और फिर अमेरिका ने अपना वहाँ बेस परमानेंट बना लिया और बेस वो मौजूद है और उसकी सिक्योरिटी यूँ समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही है। यूनाइटेड स्टेट्स के सामने अब कम्युनिज़्म एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन था, उसका फैलाव किसी सूरत वो नहीं चाहता था। कम्युनिज़्म उस वक्त दो ममालिक में था, एक सोवियत यूनियन और एक चाइना। तो लिहाजा चाइना और सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द एक हिसार कायम करने की कोशिश की गई, जो सियाटो, सेंटो और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान भी शामिल है, हम उसमें शामिल रहे। तो इस शक्ल में ये हिसार थे जो कि चाइनीज़ और कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ थे। इसके बाद देखें कि पहला जो एशिया की तरफ एक मूवमेंट होती है सोवियत यूनियन की, वो होती है सोवियत फोर्सेस जब 1979 में अफ़गानिस्तान में दाखिल होती हैं। अब अमेरिकन फोर्सेस बराह रास्त जाने का मतलब ये था कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग में
दाखिल हो सकती थी, एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती थी। यहाँ फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रॉक्सी जंग लड़ने का फैसला किया और उसमें आप देखता पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई के मदद से ये जंग लड़ी गई और अफ़गानिस्तान के जो लोकल लोग थे और जो कि फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन को पसंद नहीं करते थे तो उनको मुजाहिदीन का नाम दिया और उनको सपोर्ट किया और उनको ट्रेन किया पाकिस्तान के ज़रिए। और अल्टीमेटली 10 साल इस जंग में सोवियत यूनियन इतना कमज़ोर हो जाता है और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है अंडर एन एग्रीमेंट अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1989। उसके बाद वारसा पैक्ट भी ख़त्म हो जाता है और सोवियत यूनियन की जो कन्फेडरेटिंग स्टेट्स थीं, सारा सेंट्रल एशिया, काकेशस रीजन और इसी तरह ईस्टर्न यूरोप की जितनी स्टेट्स थीं, सब ने पार्लियामेंट्स ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। लिहाजा वो सोवियत यूनियन कन्वर्ट हो गया रशिया में। वो एक मौका था, पॉइंट था जहाँ दुनिया की सोल सुपर पावर बन गई यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब यूनाइटेड स्टेट्स को मौका मिल गया कि तमाम दुनिया में जो रजीम्स हैं वो बराह रास्त उसके इन्फ्लुएंस में हों और उसकी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें। और जो रजीम एंटेगोनिस्टिक हैं या उसके ख़िलाफ़ फैसले या सॉवरन होने की कोशिश करें तो वो उनको बाय फोर्स चेंज ऑफ रजीम जैसे हम कहते हैं उस सेटअप में ले गया। इसमें चंद एक वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर इराक़ में सद्दाम को टॉपल करना था जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जाने से जिसने इनकार किया। इंटरनेशनल लॉ या जो भी एक यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसके तहत सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल को ही ये इख्तियार है यूज़ ऑफ फोर्स का। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स को महसूस हुआ कि अगर मैं ये सद्दाम को टॉपल करने का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया तो फिर चाइना, रशिया और फ्रांस ये तीनों ही वीटो कर देंगे। वो पसंद नहीं करेंगे कि आप वहाँ ताकत के ज़रिए रिजीम को चेंज करें। तो फिर असूलन तो उसे फोर्सेस नहीं भेजनी चाहिए थी। लेकिन जैसे हमने बात की कि पावर जो है वो फिर अपने अंदाज दिखाती है, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने यूके और स्पेन के साथ मिलकर 3 मुल्कों की अफवाज से सद्दाम को टॉपल किया। फिर इसके बाद लीबिया था कज़ाफ़ी का, तो उसकी पॉलिसी चूँकि अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थी तो लिहाजा उसका भी फ़ैसला किया कि टॉपल किया जाए। तो वहाँ जिस चीज़ की मदद ली गई वो नेटो की अफवाज से। नेटो को कहा कि उसके ख़िलाफ़ बम्बार्डमेंट करे और जिसको वो रेसिस्ट नहीं कर सकता था, लिहाजा वो भी तारीख़ का हिस्सा बन गया। वक्त के साथ साथ पुतिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। जब तेल की आमदनी बढ़ी और उसमें जान पैदा हुई तो उसने फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल रोल अकॉर्डिंगली बनाना शुरू किया अपना। पहले तो जब सद्दाम को टॉपल किया गया या कज़ाफ़ी को किया गया या उसके बाद सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया ने मिलकर बशार अल-असद को चेंज करना चाहा चूँकि उसकी एंटी इज़राइल पॉलिसी थी और एंटी अदर अरब्स यानी सऊदी अरेबिया, वहाँ थोड़ा सा शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लिहाजा उसने वहाँ भी रजीम को बाई फोर्स चेंज करने का प्रोग्राम बनाया। यहाँ रशिया जो थोड़ा ताकत पकड़ गया था और दूसरी वजह थी कि सीरिया में मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इसका कोस्ट है, वहाँ उसका एक नेवल बेस है और एक ये इंटरेस्ट थी। दूसरा उसके तल्लुकात जो इकोनॉमिक लिंक्स उसके रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग थे। गोया कि वो रशिया की इंटरेस्ट में था कि बशार अल-असद की जो गवर्नमेंट है वो कायम रहे। इसलिए हम देखते हैं कि रशिया उसकी मदद को आता है। सो मच हो कि रशिया ने अपनी फोर्सेस भी उस कंट्री में उतारी, उसको असला प्रोवाइड किया, एरियल अटैक्स किए, जिससे ये हुआ कि जो बशार अल-असद की हुकूमत थी वो मुकम्मल ख़ात्मे से बच गई और वो कायम रही। लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतें थीं यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स थे, कुर्द थे, सुन्नी रेबल्स थे, आईसिस थी, इन्होंने तकरीबन 50% इलाका जो है वो बशार अल-असद की कंट्रोल से निकाल लिया उन्होंने। इसी तरीके से आप देखेंगे पाकिस्तान में जब चाइना थोड़ा सा शी जिनपिंग के दौर में इकोनॉमिकली इमर्ज होता है और साथ ही साथ उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू होता है,
और दुनिया के 6 कॉरिडोर बनाए जाते हैं BRI के अंडर, जिसमें एक कॉरिडोर जिसको बकल इन द बेल्ट कहते हैं वो पाकिस्तान में से गुजरता है, CPEC। एक कॉरिडोर आपको हैरानगी होगी कि इंडिया में से भी गुजरता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। ये जो 3 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इसको ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का कवर करता है। अब ये चाइना जब इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करता है तो फिर एक और मसला शुरू हो जाता है कि चाइना को अब कैसे कंटेन किया जाए। कोल्ड वार पहले सोवियत यूनियन रशिया के अगेंस्ट थी, अब कोल्ड वार का एक रुख चाइना की तरफ हो जाता है। अगरचे पहले भी माजी में रहा, जैसे मैं SEATO कहा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पाकिस्तान मेंबर था, तो वो चाइना की एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ था। अब चाइना की एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ जो इदारे बनते हैं उनके नाम थे क्वाडलेटरल डायलॉग। क्वाड में मुल्क थे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया, लेकिन जब देखा कि ये इतना कामयाब नहीं हो रहा उसको कंटेन करने में, तो लिहाजा एक और इदारा बनाया गया जिसे हम कहते हैं AUKUS, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसमें मकसद ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया है जंगी टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है, उसको हेल्प आउट किया जाए, पर्टिकुलरली एटॉमिक सबमरीन्स बनाने में। तो UK को कहा गया कि इसकी सबमरीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और एटॉमिक वारहेड कैरियर हों वो, तो इसके लिए मुआहदा किया। फिर आप देख रहे हैं कि ताइवान में ये भी सर्द जंग जारी है चाइना के साथ कि उसकी सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, जबकि चाइना साफ कहता है कि वो मेरा रेनीगेड प्रोविंस है, बागी सूबा, मैं उसको सॉवरेन इंडिपेंडेंट नहीं होने दूंगा, किसी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा उसको सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट कंसिडर करे, जबकि अमेरिका कहता है कि उसकी सिक्योरिटी मेरे पास है। लिहाजा स्टेट ऑफ ताइवान में अक्सर दोनों के बहरी जहाज़ जो हैं वो गर्दिश करते रहते हैं और बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा करते रहते हैं। फिर आपने देखा कि जब चाइना की जब हमने बात की कि इकोनॉमिकली बहुत ऊपर चला गया, अमेरिका के साथ उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट था वो नेगेटिव चला गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में चाइना को कहा कि यू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सो दैट माई बैलेंस ऑफ पेमेंट गेट्स बैलेंस्ड। जब चाइना ने कहा कि लेट द मार्केट फोर्सेस प्ले देयर रोल, तो उसने कहा नहीं, तो फिर कहा कि फिर मैं आपकी जो इंपोर्ट्स हैं पर्टिकुलरली स्टील एंड एलुमिनियम, मैं उस पर ड्यूटी को बढ़ा दूंगा ताकि वो डिस्करेज हों और मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट दुरुस्त हो जाए। इसको चाइना ने रिटेलिएट किया इन द सेम कॉइन। उसने कहा जितनी अमाउंट की आप टैक्सेस मेरी इंपोर्ट्स पर लगाएंगे तो मैं उतनी ही अमाउंट के टैक्सेस आपकी जो इंपोर्ट्स हैं मेरे मुल्क में उस पर लगाऊंगा। गोया के तुर्की ब तुर्की जवाब दिया गया। इसे हम ट्रेड वार कहते हैं। तो दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कोल्ड वार गोइंग ऑन। रूस की तरफ चले जाए तो रूस का जब वार्सा पैक्ट ख़त्म होता है 1990 में, और नेटो भी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ख़त्म हो जाना चाहिए था, जब उस वक्त की दी देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा गया मैडलिन ऑलब्राइट से कि आपका दुश्मन वार्सा पैक्ट इज़ नो मोर देयर, नेटो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बल्कि नेटो को आप एक्सपैंड कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग वार्सा पैक्ट कंट्रीज़। उसने कहा फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेटो, नेटो डजंट नीड एनी एनिमी। तो मकसद क्या था कि फ्यूचर में कभी रशिया फिर ताकत पकड़े और इन ममालिक को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करे तो नेटो में अगर शामिल कर लेंगे तो वो कभी इसमें दोबारा दाखिल ना हो पाएगा। लेकिन ये लेटेस्ट जो कोशिश होने लगी थी कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाया जाए, जब इस बात का इंदिया मिला तो पुतिन जो था उसने बर्दाश्त नहीं किया और उसने कहा कि इसका स्टेटस भी डिफरेंट है। दिस वाज ए कंट्री विच वाज क्रिएटेड बाय सोवियत यूनियन और दिस इज़ ए कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक रशियन एंड दे हैव रशियन ओरिजिन। तो लिहाजा और तरह की जंग शुरू होगी। यहाँ रशियन फोर्सेस दाखिल हुई। जैसे मैंने कहा जब एक बड़ी ताकत की दाखिल होती हैं तो दूसरे अवॉइड करते हैं, और उसी फार्मूले के तहत देखा कि इस वक्त रशियन फोर्सेस यूक्रेन में मौजूद हैं लेकिन नेटो की या USA की फोर्सेस नहीं हैं। वो असले के ज़रिए और इकोनॉमिक एड के ज़रिए उनको रेसिस्ट कर रहा है जिस तरह अफ़गानिस्तान में किया था, और वो इसको दूसरा अफ़गानिस्तान बनाना चाहता है। जब पाकिस्तान का टिल्ट चाइना की तरफ हुआ, पाकिस्तान का टिल्ट थोड़ा सा पिछली रजीम में रशिया की तरफ होने लगा,
पर्टिकुलरली वो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई यूक्रेन में तो रोल नहीं था। तो जब तेल खरीदना चाहा, जब रशिया ने सस्ता किया अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, तो अमेरिका ने नापसंद किया और यहाँ तक कि चेंज ऑफ रिजीम में एक रोल अदा किया। यानी जो भी मुल्क अमेरिका ने समझा कि मेरी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो वहाँ रिजीम वो होनी चाहिए जो कि प्रो अमेरिका हो। नेशनल इंटरेस्ट के लिए किस हद तक दुनिया जाती है, जैसे मैंने कहा ना, कोल्ड वार किसी न किसी शक्ल में रही है, हर जगह, हर कॉर्नर में। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी और मिसाल देता हूँ कि ये हांगकांग था। हांगकांग 99 ईयर्स लीज पर यूके ने, उस वक्त चूँकि यूके ताकत में था, चाइना से ले लिया। अब वो 99 लीज जो है 1997 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन यूके अभी इतना स्ट्रॉन्ग था और चाइना इतना ताकतवर नहीं था। एक और वायदा करते हैं जब उसको हैंड ओवर करते हैं हांगकांग, कि देखें हांगकांग एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का रीजन था, यहाँ कैपिटल सिस्टम था, लिहाजा एक वायदा और कीजिए और उस वायदे के तहत ये सिस्टम आप 50 साल तक कायम रखेंगे, जब आपको ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा 1997 में। और उसमें क्या होगा कि ये चाइना का हिस्सा होगा, लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होगा। तो इसको कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम्स। लेकिन 50 साल जो हैं वो तो कम्बल होने थे 2047 में, लेकिन उससे पहले चाइना चूँकि ताकत पकड़ गया था, उसने कहा कि मैं अभी इसमें वो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। लिहाजा एक स्लोली उसमें क्रीप इनटू करने की कोशिश की गई, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए पॉलिटिकली। तो देखा आपने कि हांगकांग में बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट किया उन प्रोटेस्ट को, क्योंकि वो उस एग्रीमेंट की वायलेशन थी 50 साल की, जो उनके साथ तय हुआ था कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि जो चाइनीज़ सिस्टम है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम, उसको वहाँ एनफोर्स किया जाए, अगरचे वो चाइना का हिस्सा है। ये कोल्ड वार के अंदाज़ हैं, लेकिन सबक इससे जो सामने आता है वो ये कि सॉवरेनिटी या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इसकी दुनिया में वैल्यू नहीं, वैल्यू जिस चीज़ की है वो पावर की है। और यहाँ फिर मैकियावेली का जो स्कूल ऑफ थॉट है कि दुनिया में ताकत हुक्मरान रहती है, और लिहाजा अगर आपने अपने आप को कायम रखना है, आज़ाद रखना है, सवरन रखना है, तो अपने पैकरे खाकी में जान पैदा कर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।